Hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture we have discussed some questions based on step function and the direct delta function. Okay, so उसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, स्टेप फंक्शन को और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है ना, मतलब एकदम अच्छे से देखा कि क्या होता है, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किस तरीके से स्टेप फंक्शन हमारा क्या हेल्प कर सकता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमारा क्या हेल्प कर सकता है। तो ये सब चीज हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया जिससे हमारा कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो गया है ना। अब हमको कंसेप्ट भी आता है और कंसेप्ट को यूज करना भी आता है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट वन मोर टॉपिक इज बीइंग लेफ्ट फ्रॉम द चैप्टर लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, एंड वो क्या है आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है इसका, जब आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना होता है। ये सब चीज़ें निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो ये हमारा लैपलास का लास्ट टॉपिक रहेगा। सो आज के क्लास के बाद हमारा लैपलास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा इस पे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बाद में देखेंगे इस पे, हम लोग ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे ही। और मैं मतलब कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट ही आपको मैं इतने अच्छे से बताऊं कि आपको क्वेश्चंस की जरूरत ही ना पड़े, है ना, क्योंकि इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट हाँ इसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूँ आपको तो मैं 5 मिनट में इसको खत्म कर सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मैं चाहता हूँ कि आप समझो, है ना। बस मैं आपको बोल दूंगा कि ऐसे करो आंसर आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज यू शुड अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और एक बात याद रखना कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम को दोनों एक साथ हम उन दोनों को क्या कहते हैं, लिमिटिंग थ्योरम्स। ओके, दैट मींस बोथ द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड द फाइनल वैल्यू थ्योरम टुगेदर आर नोन एज लिमिटिंग थ्योरम्स। क्लियर? तो पहले मैं इनिशियल वैल्यू की थ्योरम की बात करूंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड उसके बाद फाइनल वैल्यू थ्योरम पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये कहता क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? अगर मैं बोलूँ आपसे इनिशियल वैल्यू, सो इनिशियल वैल्यू मतलब क्या होता है, कोई एक फंक्शन होगा, है ना, वो फंक्शन का इक्वेशन लेट्स से हमारे पास होगा, तो हम लोग t इक्वल्स टू 0 पे जो वैल्यू निकालते हैं ना, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, t इक्वल्स टू 0 को इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं। ओके, सो हम लोग जो इनिशियल वैल्यू निकालते हैं वही होगा हमारा इनिशियल वैल्यू, है कि नहीं। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि f ऑफ t, है ना, f ऑफ t लेट्स से e टू द पावर t स्क्वायर, लेट्स से कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है, हाँ प्लस ट्वाइस t प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है। सो मैं अगर आपको बोलूँ कि व्हाट इज f ऑफ 0, तो आप बोलोगे e टू द पावर 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना, e टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, सो आप बोलोगे कि ये आपका क्या है, इनिशियल वैल्यू, है ना। इनिशियल वैल्यू तो आपको समझ में आ गया। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है ना, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अभी देख लेते हैं उसको भी, है ना। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है अभी देखो। अगर मैं बोलूं आपसे कि लिमिट t टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ t इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इंटू f ऑफ s। क्लियर, है ना। तो इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया पहला चीज कि जो टाइम डोमेन है और एस डोमेन है वो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड होता है, ये हमको पता है ना। टाइम डोमेन और एस डोमेन के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ओके, सो आप इनिशियल वैल्यू टाइम डोमेन में निकाल सकते हो, आप चाहो तो इनिशियल वैल्यू एस डोमेन में भी ले जा सकते हो, है ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स से आपके पास एक फंक्शन f ऑफ t है, आप उसमें t इक्वल टू 0 पुट किए, आपको आंसर मिल गया इनिशियल वैल्यू। वही चीज अगर आप उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल के अगर f ऑफ s निकाल लोगे, है ना, फिर अगर ये वाला अप्लाई करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। अगर आपका आंसर है तो 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, जो भी है आपका आंसर आपको वो मिल जाएगा। क्लियर? सो इसका मतलब होता है ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। ओके, इससे फायदा क्या होता है ना, अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा भी होना चाहिए। मैं सब बताऊंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा, मतलब इसका लिमिटेशन क्या है, सब कुछ बताऊंगा, बस सुनते रहो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है आपका क्या है, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ओके, मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि
हम एस डोमेन में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। हमको टाइम डोमेन में कैलकुलेशन हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको एस डोमेन में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं कोई एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पे टाइम डोमेन में डील करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, उसका लैप्लास लेके मैं एस डोमेन में चला जाऊँगा, ओके। और मेरे को क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एस निकालूंगा, फिर एफ ऑफ एस में इनवर्स लैप्लास अप्लाई करूंगा, फिर टाइम डोमेन में आऊंगा एंड देन टाइम डोमेन में टी इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा टू गेट माई आंसर, इजंट इट। बट कभी कभी क्या होता है कि इतना ईजी नहीं होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, ठीक है। मतलब एक एस डोमेन से टी डोमेन में जाना कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वैसे केस में ना ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एफ ऑफ एस, है ना, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू समथिंग अगर मैं आपको दे दूँ, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को ये जो फंक्शन है ना इसका एफ ऑफ टी, कुछ तो फंक्शन रहा होगा, मुझे उसका इनिशियल वैल्यू चाहिए। सो आप क्या करोगे, लेट्स आपको अगर ये थ्योरम पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एफ ऑफ टी निकालोगे, इनवर्स लैप्लास अप्लाई करोगे, है ना, उसके बाद आप एफ ऑफ टी में 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उसका इनवर्स निकाल ही ना पाओ, इतना डिफिकल्ट हो वो, है ना, इतना कैलकुलेटिव हो वो, आप तो नहीं निकाल पाओगे। सो उस केस में आपको ये थ्योरम का जरूरत पड़ता है, क्लियर है ना। जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे नेटवर्क थ्योरी में तो आप देखोगे कि बहुत जगह पे इसका यूज होगा, है ना। ट्रांजिएंट में कभी कभी आपको बोल दिया जाता है ना कि फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द इनिशियल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है। सो उसमें आपको ये सब चीज़ों का इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग नेटवर्क में, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिएंट तब देखेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी। सो ये तो रहा यूज के बारे में, तो आपको यूज समझ में आ गया, है ना, कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। चलो अब इसका प्रूफ के बारे में भी बात आएगा, हाँ प्रूफ के बारे में बात करेंगे। चलो पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि ये टी डोमेन में है और ये एस डोमेन में है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ टी लेट्स से है, मेरा एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है पता है, लेट्स से e टू द पावर माइनस 2t, ठीक है। मेरा एफ ऑफ टी क्या है, e टू द पावर माइनस 2t, तो एफ एस क्या होगा, मेरा एफ एस क्या हो जाएगा 1/s+2, है ना। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ट्रू है कि नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम डोमेन में है और ये आपका एस डोमेन में है, ठीक है। सो टाइम डोमेन में एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इंटू एफ एस कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s/s+2 दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, s से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा 1/1 + 2/s। अगर मैं लिमिट को पुट कर दूँ, देखो s टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/s, मतलब 2/∞ इज हाउ मच, 0, सो 1/1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो देखो यहाँ पे भी 1 आया, जब मैंने t के वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट किया तब भी 1 मिला, और यहाँ पे जब मैंने ऐसे कैलकुलेट किया तब भी मेरे को 1 ही मिला। तो दैट मींस यार दिस इज वैलिड, है ना, दिस इज ट्रू, दिस इज वैलिड। लिमिटेशन भी देखेंगे, लिमिटेशन क्या होता है, ओके। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, ओके। सो ये तो देख लिया कि हम लोग ऐसे ये होता है। तो अगर मैं आपको ये दूं या फिर ये दूं, आप दोनों से चाहो तो इस फंक्शन का इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। तो मैं देखता हूं कि इसका लिमिटेशन क्या है अभी, ठीक है। मैं प्रूव भी करूंगा इसको, ठीक है, मैं प्रूव भी करूंगा, इसका लिमिटेशन देखता हूं पहले मैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो अच्छे से, ठीक है। अगर मैं आपको सीधा अगर ये बता देता ना कि ऐसे फॉर्मूला को अप्लाई करना और ऐसे सिचुएशन अगर हुआ तो अप्लाई मत करना, तो भी आप समझ जाते, बट मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज को समझो, क्यों पढ़ रहे हो। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखो, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे प्रोवाइडेड आप जो ये है, ये फॉर्मूला जो भी है, ये थ्योरम जो भी है, ये थ्योरम को तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लोगे। पहला कंडीशन, है ना। और एक बात तो हमेशा रहेगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉजल सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एफ ऑफ टी जो हमारा है वो क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ टी क्या है आपका 0 है t लेस देन 0 के लिए। दैट मीन्स एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता है किसके लिए, t ग्रेटर देन इक्वल्स 0 के लिए। दैट मींस इट इज अ कॉजल सिग्नल। मैंने बताया आपको कॉजल सिग्नल क्या होता है, जो टाइम t इक्वल्स 0 के पहले स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो ये तो हमारा रहेगा ही। और मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रोवाइडेड क्या होगा, f ऑफ t एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, आर
लैप्लस ट्रांसफॉर्मेबल। मैं क्या बोला, एफ ऑफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर लैप्लस ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स एफ ऑफ टी जो है उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना पड़ेगा और उसके जो डेरिवेटिव जो होंगे एफ डेस टी जैसे कि उसको भी क्या होना पड़ेगा, उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट, है ना, एट टी इक्वल्स टू 0। सो मैंने क्या बोला, आप इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो, इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हो। और मान लो कि आपका जो एफ ऑफ टी है वो टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप कैसे निकालोगे यार लैप्लस? जब वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस जगह पे, तो आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म उसका मतलब आप उसका इनिशियल वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैं देखता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट बोला इसका मतलब क्या है ना। सो अभी देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताया, सो मैं आपको दोनों कंडीशन बताता हूँ कि क्यों इसको होना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहला वाला कंडीशन को देखता हूँ, ठीक है, पहला वाला के बारे में बात करता हूँ, फिर दूसरे वाले के बारे में बात करूँगा। चलो मैं इसका प्रूफ करता हूँ। पहला वाले के लिए आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करोगे? देखो, अगर मैं बोलूँ कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर एफ ऑफ टी है ना, अगर एफ एस होता है, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, एफ डेस टी कितना हो जाएगा, एफ डेस टी कितना हो जाएगा, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। क्लियर, एकदम सही बात है। चलो अब आपको क्या करना है, देखो, ठीक है, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। आपको याद होगा ना, मैं लिखवाया था आपको एन डेरिवेटिव के लिए, है ना। आप क्या लिखते थे, अगर एन डेरिवेटिव का लोगे अगर आप लैप्लस, तो आप क्या लिखोगे, एस टू दी पावर एन एफ एस, है ना, माइनस एस टू दी पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस टू दी पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0। याद आया? तो उसी से मैंने इसको लिखा। अपना कॉपी को पेज को पलटो ना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया। मैं अगर बोलूँ कि इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना, 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, है ना, क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्म का तो डेफिनेशन यही होता है ना, ई टू दी पावर माइनस एस टी के साथ में आप कर्नल लेके इंटीग्रेट करते हो। ये कितना आ जाएगा आपका, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, है ना, माइनस एफ ऑफ 0। अब देखो मुझे क्या चाहिए, एस टेंस टू इनफाइनाइट चाहिए, है कि नहीं। तो मैं दोनों तरफ लिमिट पुट कर देता हूँ, एस टेंस टू इनफाइनाइट इंप्लाइज दैट लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट। क्यों किया मैंने ऐसा? बिकॉज मैं इसके साथ मैच कर रहा हूँ ना, क्योंकि एस एफ एस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको मैच कराया लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट के साथ में। तो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, है ना, एफ डैश टी डी टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। इसमें लिमिट नहीं लगेगा। इसमें लिमिट क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज दैट्स ए कांस्टेंट। आप कांस्टेंट में लिमिट क्या लगाओगे, है ना, अगर वो 2 है तो 2 है, 5 है तो 5 है। लिमिट का वो तो एस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, एफ ऑफ 0 एस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो लिमिट क्यों लगेगा उस पर? क्लियर। अगर मैं एस टेंस टू इनफाइनाइट, अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दूँ, हाँ, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो, 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। अगर मैं ये एफ ऑफ 0 जो है ना, इसको अगर इस तरफ लेकर आऊँ तो मैं क्या बोलूँगा, लिमिट टी टेंस टू 0, है ना, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ ऑफ एस। देखो प्रूव हो गया कि नहीं। एफ ऑफ 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी, मतलब आप टी का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, है कि नहीं, सेम मीनिंग है। या फिर आप चाहो तो एफ ऑफ 0 ही रहने दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखो मैंने क्यों बोला, एफ ऑफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेबल, ठीक है। एफ ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो ये कहाँ से आएगा आपका पहला पॉइंट, ठीक है। वो तो ये सिंपल था। आप सेकंड स्टेप में क्या करो, थर्ड स्टेप में आप एफ डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, उसके बेसिस पे ही तो ये लिख रहे हो ना। अगर इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर आप कैसे लिखोगे इसको? अगर उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेबल, है ना। एफ डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप ये कैसे लिखोगे, है ना। इसका तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म आप बोल रहे हो कि एफ डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये होता है, दैट मींस उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करता तो आप ये कैसे लिखते फिर, है ना। तो इसी के लिए आता है आपका ये कंडीशन, एफ ऑफ टी एंड डेरिवेटिव्स आर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेबल। क्लियर। और ये मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट, एफ ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट एट टी इक्वल्स टू 0। अब इसको समझते हैं, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो फिर आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसके बाद आपको कहीं पे भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास पूरा नॉलेज का जो होना चाहिए ना, जितना नॉलेज वो पूरा आ चुका होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला पॉइंट, एफ ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट एट टी इक्वल्स टू 0। मान लो कि मैं एफ ऑफ टी को डिफाइन किया है ना, एफ ऑफ टी मेरा क्या है, लेट्स से एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/t, क्लियर। अगर मैं बोलूँ 1/2 क्या है ना, 1/t क्या है मेरे लिए, और मेरे लिए तो t ग्रेटर देन इक्वल 0 ही है ना। ये तो मेरे को पता है कि t ग्रेटर देन इक्वल 0 होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज मैं जो भी सिग्नल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही किया हमने कहाँ से, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे वी आर कंसीडरिंग ऑल द सिग्नल्स टू बी कॉजल सिग्नल्स, है ना। सो ये तो t ग्रेटर देन इक्वल 0 तो रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/t, तो इसका ग्राफ कैसा होता है ना, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये किसका ग्राफ होता है, 1/t, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इधर भी आपका होता है एक, है ना, आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनाते हो, बट मेरे लिए t ग्रेटर देन इक्वल 0 तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं दिखा रहा, ओके, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे लिए थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो अगर मैं बोलूँ कि t इक्वल्स टू 0, है ना, t दिस इज द ओरिजिन, है ना, दिस इज 0, ये तो ओरिजिन है। अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो देखो एफ ऑफ t ये क्या है आपका, दिस इज t एंड दिस इज व्हाट, एफ ऑफ t, क्लियर। अगर मैं t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कर दूं तो 1/0 इज हाउ मच, इनफाइनाइट। दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू किधर है, इनफाइनाइट है कि नहीं, इनफाइनाइट है। तो आप इनफाइनाइट को डिफाइन तो नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइनेबल, आपको नहीं पता कि उसका वैल्यू क्या है। दैट मीन्स ये वाला फंक्शन t इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है वो t इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसका इनिशियल वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, आप चाहे टाइम डोमेन में निकालो, आप चाहे एस डोमेन में निकालो, आप नहीं निकाल सकते। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका एस डोमेन में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा एंड क्या हम उससे निकाल सकते हैं, क्या देखते हैं, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/t, दिस विल बी s टू इनफाइनाइट, है ना, 1/s ds, ठीक है। अब ये कैसे हुआ मत पूछना, है कि नहीं, बिकॉज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t डिविजिबल, मतलब डिवाइडेड बाय t वाला प्रॉपर्टी को यूज करो। सो आप इस तरीके से इंटीग्रेट कर दो। अब ये मत पूछना कि कैसे है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1/s। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू, सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t इंटू 1 कितना हो जाएगा, s टू इनफाइनाइट, है ना, एफ ऑफ एस डी एस। तो एफ ऑफ एस क्या है, 1/s ds, तो वही तो मैं लिखा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी यूज किया मैं। अगर मैं बोलूँ कि इसका इंटीग्रेट करना है तो 1/s का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln s, है ना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर मैं बोलूँ कि ln इनफाइनाइट माइनस ln s दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस ln s दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो सी देखो, आप अगर s डोमेन में भी लेकर जाते हो ना, ये क्या है आपका f ऑफ s है कि नहीं, ये क्या है आपका f ऑफ s है। तो अगर आपका f ऑफ t एग्जिस्ट नहीं करता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, तो आप उसको s डोमेन में भी डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। दैट मीन्स ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है वो कर क्या रहा है, वो आपका टाइम डोमेन में इनिशियल वैल्यू दे सकता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू आप s डोमेन में भी निकाल सकते हो। बट आंसर तो सेम होगा ना यार। आप सोचो, एक फंक्शन है, उसका इनिशियल वैल्यू आप कैसे भी निकालो, उसका इनिशियल वैल्यू तो एक ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप एस डोमेन में करोगे तो आपको एक अलग आंसर मिलेगा, आपको टाइम डोमेन में करोगे तो आपको एक अलग आंसर मिलेगा, है कि नहीं, बिकॉज द एस डोमेन एंड टाइम डोमेन आर इंटर रिलेटेड, है ना, दे आर इंटर एक्सचेंजेबल, है कि नहीं। सो इसीलिए मैं बोला कि एफ ऑफ टी का एग्जिस्ट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू 0 पे। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इसमें इस डोमेन में निकालो या फिर इस डोमेन में निकालो, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्लियर, ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दिया, एकदम अच्छे से समझ में आया। सो इतना ही है इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो इसके बारे में आपको और एक चीज जानना पड़ेगा, हाँ, अगर उस फंक्शन में अगर एक इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर है, मैं क्या बोला, अगर जो एफ ऑफ टी जो फंक्शन है उसमें अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मतलब एक इम्पल्स इनपुट अगर है उसमें, तो क्या होगा पता है, तो भी आप नहीं निकाल पाओगे उसका इनिशियल वैल्यू। क्यों नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज इम्पल्स फंक्शन का वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो आप टी इक्वल्स टू 0 पे नहीं निकाल पाओगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सो सब समझ में आ गया अभी। सो एक लास्ट पॉइंट लेता हूँ, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा, ओके। सो कभी भी अगर आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे, सो आपको एफ ऑफ एस दिया रहेगा, है ना, आपको एफ ऑफ एस दिया रहेगा। आपसे क्या पूछेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 0,
है ना, आपको एफ ऑफ टी नहीं दिया जाएगा, आपको एफ ऑफ एस दिया जाएगा, तो आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद लिमिट का कंसेप्ट यूज करना है ना। तो लिमिट तो मैं मैथ्स में पढ़ाऊंगा ही, है ना, अभी तो मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, तो लिमिट आपको बेसिक लिमिट तो आपको आता ही होगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं होने से भी बेसिक लिमिट तो आता ही होगा। सो ऐसे क्वेश्चन में एकदम बेसिक लिमिट लगता है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम 11 का बच्चा भी ये कर देगा, मतलब तो एकदम सिंपल सा लिमिट लगता है उसमें। सो बस आपको इस तरीके से अप्लाई करना है एसएफएस, आपको आंसर निकालना है अपना, क्लियर। प्रोवाइडेड दो चीज आपको देखना पड़ेगा, पहला वाला पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा तभी क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ टी को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर एफ ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, दैट मीन्स उसका इनिशियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। चलो मैं अगर बोलूँ कि एफ ऑफ टी मेरा है ना, एफ ऑफ टी मेरा कितना है, एस प्लस वन बाय एस प्लस टू, लेट्स से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एस प्लस वन बाय, सॉरी एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ एस ना, एफ ऑफ एस है ये, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस वन बाय एस प्लस टू है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इनिशियल वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस एफ एस कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एस प्लस वन बाय एस प्लस टू, है कि नहीं। सो मैं बोलूँ लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू वन प्लस वन बाय वन प्लस टू बाय एस, है ना। अगर मैं एस का वैल्यू जीरो बिठा दूँ, जीरो नहीं, एस टेंस टू इनफाइनाइट होगा ना, इनिशियल वैल्यू में एस टेंस टू इनफाइनाइट होगा ना, सॉरी दिस इज इनफाइनाइट, ओके, एस टेंस टू इनफाइनाइट, इनिशियल वैल्यू निकाल रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू तो क्या होगा, देखो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट दिस वन, है ना, तो यहाँ पे वन बाय इनफाइनाइट इज जीरो, टू बाय इनफाइनाइट इज जीरो, सो क्या मिलेगा मेरे को आंसर, इनफाइनाइट इंटू वन दैट इज इनफाइनाइट। देखो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं किया, है कि नहीं, आपने जब आंसर निकाला तो एग्जिस्ट नहीं किया, तो ऐसा हुआ क्यों पता है, ऐसा हुआ इसीलिए, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट आ गया, आप बोल दोगे कि सर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो वो यार कोई भी बोल देगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों एक्चुअल में। सो उसके लिए हम लोग टाइम डोमेन में जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये फंक्शन था किसका, है ना। देखो अगर मैं टाइम डोमेन में जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो एफ ऑफ एस क्या है आपका, एस प्लस वन बाय एस प्लस टू दैट इज इक्वल टू एस प्लस वन, है ना, प्लस वन माइनस वन बाय एस प्लस टू, दैट मीन एक सेकेंड, हाँ ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एस प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस प्लस टू माइनस वन लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय एस प्लस टू, क्लियर है, एफ ऑफ एस यही आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो अगर मैं इनवर्स टेकिंग, है ना, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ILT मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मुझे एफ ऑफ टी क्या मिल जाएगा, देखो अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ टी क्या मिल जाएगा, वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, है ना, डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन होगा, पढ़ाया है मैंने आपको, तो इनवर्स वन का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर, ये क्या हो जाएगा आपको, देखो माइनस 2t ut, है कि नहीं, हमारा सिग्नल कॉजल सिग्नल है इसलिए मैंने ut से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, क्योंकि ROC तो हमको गिवन नहीं है, तो ये सब ROC वाले से कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचो मत। ut मैंने क्यों लगाया, सो दैट दिस रिमेंस कॉजल, है ना, दिस फंक्शन रिमेंस कॉजल। ut का मतलब क्या होता है, ut एग्जिस्ट when t greater than equals 0, तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल आल्सो एग्जिस्ट फॉर t greater than equals 0, क्लियर, इसीलिए मैंने उसको f of t को ut से ऐसे लिखा। सो मैं आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, इनिशियल वैल्यू थ्योरम आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते जब आपके फंक्शन में एक इम्पल्स इनपुट रहेगा, है कि नहीं। सो देखो आपके, सॉरी, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दो इनपुट है ना, इसका डिफरेंस है, तो दो इनपुट आप बोल सकते हो ना, फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो इस पे क्या हो रहा है, आपका एक इम्पल्स इनपुट भी है, इसीलिए देखो आपका लैप्लास, आपका इनिशियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के लिए आप एफ ऑफ क्या बिठाओगे, जीरो बिठाओगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ जीरो, एंड डेल्टा ऑफ जीरो इज इनफाइनाइट, है कि नहीं, यू कैन नॉट डिफाइन द इम्पल्स फंक्शन एट टी इक्वल्स जीरो बिकॉज इट वेरी हाई वैल्यू, इट्स इनफाइनाइट, क्लियर, समझ में आया। सो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि आपको समझ में आए, है ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ, आपको बोलूँ कि आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो, तो कोई भी एक सिंपल सा स्टूडेंट भी इतना मेरे को बता देगा, लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है ना, दिस इज द रीजन। इसीलिए मैं आपको बोला कि अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर रहता है इनपुट में, इम्पल्स रेस्पॉन्स नहीं, रेस्पॉन्स हम लोग आउटपुट को बोलते हैं, तो इम्पल्स इनपुट अगर रहता है सो आप उसका नहीं निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाओगे, इनिशियल वैल्यू। क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सो इतना कुछ मैंने आपको बोला इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में, ठीक है। अगर आप इतना जानते हो तो फिर हो गया, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप एकदम अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। सो अभी मैं बताऊंगा आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसमें भी वही दो कंडीशन आपका रहेगा ही, है ना।
एफ ऑफ टी को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और दूसरा वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमको इनिशियल वैल्यू से मतलब नहीं है, अब हमको किससे मतलब है, फाइनल वैल्यू से। तो चलो हम लोग देखते हैं फाइनल वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम देखते हैं। तो मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब, पूरा समझ में आया आपको, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ मैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है आपका, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू निकालते हैं एक फंक्शन का। तो हम लोग टाइम डोमेन में भी निकाल सकते हैं, एस डोमेन में भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दो कंडीशन मैंने बताया कि एफ ऑफ टी और एफ डैश टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एंड सेकंड मैंने क्या बताया आपको, सेकंड ये बताया कि एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करना पड़ेगा टी इक्वल्स टू 0, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। थर्ड मैंने और एक बात बताया आपको कि जो एफ ऑफ टी है उसमें कोई इंपल्स इनपुट नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, सो इतना था इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो आप क्वेश्चंस करो, आप ऐसे ही कर लोगे, मतलब क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं, बट कंसेप्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब है क्या आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। चलो सो फाइनल वैल्यू थ्योरम भी छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलो क्या है ना। है ना, ये क्या है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जैसे आपने इनिशियल वैल्यू निकाला एक फंक्शन का, सो एक फंक्शन का फाइनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करता होगा, है ना। अगर करता होगा तो, नहीं भी कर सकता है, अगर करता होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी। जब इनिशियल वैल्यू निकाला था तो t टेंस टू 0 था। फाइनल वैल्यू मतलब क्या, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट वैल्यू, है ना। फाइनल वैल्यू मतलब क्या, स्टेडी स्टेट वैल्यू। लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, लिमिट s टेंस टू 0 s इनटू एफ ऑफ s। देखिए, सो इसको याद रखना भी एकदम इजी है। जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, जब यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे 0 है, बाकी ये एस एफ एस तो रहेगा। क्लियर। सो इसमें आपका क्या होगा, प्रोवाइडेड, है ना, इसमें आपका जो कंडीशन लगेगा प्रोवाइडेड, वो क्या होगा, सिग्नल तो कॉजल रहेगा ही, है ना। प्रोवाइडेड जो फर्स्ट पॉइंट था ना उसको तो होना ही पड़ेगा। क्या लिखाया था फर्स्ट पॉइंट मैंने, एफ ऑफ टी एंड इज डेरिवेटिव शुड बी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेबल। फर्स्ट पॉइंट वो तो रहेगा ही मेरा, ठीक है। मैं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूं ना, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा, सेम पहले जो इनिशियल वैल्यू में लिखा है। सेकेंड पॉइंट होगा मेरा एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड, है ना, एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं दिस वन, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए बाउंडेड सिग्नल। बाउंडेड सिग्नल मतलब क्या, डैम्ड है। देखो दैट मीन्स टाइम जैसे ही इनफाइनाइट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं ना, तो सिग्नल का वैल्यू 0 मतलब घटते जा रहा है ना, रिड्यूस होते जा रहा है, सो दैट वी कैन हैव अ वैल्यू हियर। अगर मैं आपसे बोलूं कि यही सिग्नल अगर लेट्स से ऐसे है ना, यही सिग्नल मान लो कि ऐसे है, तो देखो टाइम के साथ क्या होते जा रहा है, ये टाइम के साथ ये बढ़ते जा रहा है ना। तो इसको बोलते हो आप अनबाउंडेड सिग्नल, इसको आप बोलते हो बाउंडेड सिग्नल, है ना। बाउंडेड सिग्नल मतलब क्या, टाइम t टेंस टू इनफाइनाइट पे वो उसका वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा, है ना। ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर मैं बोलूं ग्राफ दिस वन, लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं दिस वन, तो ये मेरा बाउंडेड सिग्नल है, क्योंकि देखो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो, हाँ, तो ये देखो बढ़ते जा रहा है ना। अगर बढ़ते जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, दिस इज अनबाउंडेड एंड दिस वन इज बाउंडेड। क्लियर। तो एफ ऑफ टी को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर एफ ऑफ टी बाउंडेड नहीं है तो एट टी टेंस टू इनफाइनाइट उसका वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आप फिर उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसा कि मैंने उसमें क्या लिखाया था, एफ ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट एट टी इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो एफ ऑफ टी जब टी इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इनिशियल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। सिमिलरली अगर एफ ऑफ टी अगर इनफाइनाइट पे उसका वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो आप वैल्यू क्या निकालोगे यार, इनफाइनाइट इज नॉट अ वैल्यू ना, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल वैल्यू, है कि नहीं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, मतलब दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बात करता हूँ, है ना। सो एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड, है कि नहीं। तो अब सुन लो, मैं समझाऊंगा, अभी सुन लो, ठीक है। मान लो कि आपको एफ ऑफ एस दिया गया है, ठीक है। सो आप एफ ऑफ एस से कैसे पता लगाओगे कि एफ ऑफ टी बाउंडेड है कि नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको क्या दिया गया है एग्जाम में, एफ ऑफ एस दिया गया है ना, आपको एफ ऑफ एस दिया गया है। आपको पता है कि आप तब अप्लाई करोगे जब एफ ऑफ टी क्या होगा, बाउंडेड होगा। बट आप एफ ऑफ एस को देख के कैसे बोल सकते हो कि एफ ऑफ टी बाउंडेड होगा कि एफ ऑफ टी बाउंडेड नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि आप एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी तो नहीं निकालोगे। अगर आप एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी निकाल ही लेते तो फिर थ्योरम का फायदा क्या हुआ, है कि नहीं। फिर तो थ्योरम का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर आप एफ ऑफ टी निकालना इतना आसान है तो आप फिर एफ ऑफ टी में ही निकालो ना, टी टेंस टू इनफाइनाइट पे।
बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एस को देख के आप कैसे बोलोगे कि फंक्शन ऐसा नेचर का है या फिर ऐसा नेचर का है या फिर ऐसा नेचर का है या फिर मतलब बाउंडेड नेचर का है या अनबाउंडेड नेचर का है ना। तो यहीं पे आपका कंट्रोल सिस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है ना। आप जो कंट्रोल सिस्टम में जो पढ़ते हो ना, इसी के बारे में पढ़ते हो, स्टेबल अनस्टेबल, दिस वन इज अनस्टेबल, दिस वन इज स्टेबल। अगर मैं इसको ऐसे बना देता है ना, अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो आप बोलते हैं कि सिस्टम इज ऑसिलेटरी एंड मार्जिनली स्टेबल, है ना। जिसको कंट्रोल सिस्टम के बारे में आइडिया है वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये सब टर्म आपको मिलता है ना कि स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। सो यही रीजन होता है ना। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, टाइम डोमेन और एस डोमेन पे पूरा काम करते हैं, पूरा हमारा कंसेप्ट उस पर ही बेस्ड होता है। सो हम लोग वही देखते हैं उसमें कि कब हम लोग एक सिस्टम को स्टेबल बोलेंगे, कब हम लोग सिस्टम को अनस्टेबल बोलेंगे। और वो कैसे पता लगाते हैं पता है, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू समथिंग बाय समथिंग होता है ना। जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द सिस्टम, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो आप सिस्टम का पोल्स क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। सिस्टम का जो पोल्स होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम, है ना। और वो क्या करता है, एक सिस्टम का स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। दैट मीन्स आप पोल्स को देख के बता सकते हो कि एफ ऑफ टी जो है वो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहीं पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी पूरा कंट्रोल सिस्टम का बात है ये सब, ठीक है। सो मैं मैथ्स तक ही रहूंगा, जब कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ना, फिर कंट्रोल सिस्टम में तो और एंजॉय करेंगे फिर हम लोग, लेकिन अभी हमको समझ में आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। सो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बता दिया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ भी देख लेते, चलो ठीक है। तो इसका प्रूफ भी सिमिलर वे में हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, है ना, एफ डैश टी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मुझे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, क्लियर है। अगर मैं बोलूँ कि लिमिट एस टेंस टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस टेंस टू 0 है, सो मैं कंपेयर करके लिख रहा हूँ लिमिट एस टेंस टू 0, एस टेंस टू 0। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी। एकदम पहले की तरह है, एकदम सेम प्रोसीड्योर, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस, है ना, माइनस एफ ऑफ 0। अच्छा हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया कि आप देखोगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम जब मैंने प्रूफ किया था ना, तो वहाँ पे देखोगे आप कुछ लोग इसको 0 माइनस से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करते हैं। सो आप वैसे भी कर सकते हो, वो मेथड भी सही है, ये भी सही है। उसमें क्या होगा आपका, जब आप 0 माइनस से इनफाइनाइट तक जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो आपको 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, एक 0 माइनस से 0 प्लस और एक 0 प्लस से इनफाइनाइट, है ना। बाकी का स्टेप एकदम सेम रहेगा, तो बस आपका एक लाइन बढ़ेगा और आप वैसे भी प्रूफ कर सकते हो, है ना, क्योंकि f इक्वल्स टू 0 माइनस पे जो वैल्यू होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप इसको 0 माइनस लिखोगे तो आपका यहाँ पे भी तो 0 माइनस आएगा ना। आप इसका प्रूफ देखो, है ना। आप मैंने जो इसको तो प्रूफ कराया था ना मैंने, एफ डैश टी का दिस वन होता है जो, इसको मैंने प्रूफ कराया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इसको 0 माइनस लोगे, 0 माइनस, तो आपका यहाँ पे भी 0 माइनस आएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेशन को कैसे करोगे, 0 माइनस से 0 प्लस एंड देन 0 प्लस से इनफाइनाइट, तो वैसे भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। अगर आप स्ट्रांगली अगर मेरी बातों को समझ रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आप धीरे धीरे एक बेटर स्टूडेंट बन रहे हो, है ना। और एक बेटर स्टूडेंट कोई चीज़ से डरता नहीं है, वो किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली हैंडल कर लेगा। सो इतना कैपेबिलिटी, जब आप एक अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उतना कैपेबिलिटी आप में आ जाना चाहिए कि आप मैथमेटिकल मतलब जो डिजाइनिंग है वो आप कर सको, ठीक है। चलो, आप अगर लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट है तो एस टेंस टू इनफाइनाइट पे एस टेंस टू जब 0 है, सो ई टू द पावर माइनस 0 टी क्या हो जाएगा, इट इज 1, है ना। सो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट, अगर मैं बोलूँ, है ना, एस टेंस टू 0 पे ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी 1 बिकॉज ई टू द पावर 0 इज 1। सो मेरे को इंटीग्रेशन किसका मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट एफ डैश टी डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डी टी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट, है ना। लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0, है ना। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ इनफाइनाइट माइनस एफ ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। सो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, देखो, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एफ ऑफ एस। और यही तो है फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आया ना। मैंने क्या बोला, एस टेंस टू 0, एस का वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करो, ई टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, बचेगा क्या, 0 टू इनफाइनाइट एफ डैश टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डी टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा, है कि नहीं।
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट तक। तो यही लिखा मैं बस, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्लियर, समझ में आया? तो पहला वाला पॉइंट इसलिए मैंने बोला एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। एफ का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल नहीं होगा तो आप ये स्टेप कैसे लिखोगे फिर, है ना? सो पहला पॉइंट सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था। चलो ये सब हमको जानना था, है ना? मैं क्या बोला, ये सब हमको जानना था किसमें, फाइनल वैल्यू थ्योरम पे। अब हम लोग कुछ मतलब एग्जांपल्स लेंगे और समझते हैं कि एफ ऑफ एस को देख के आप कैसे पहचानोगे कि आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, चलो कोर कंसेप्ट जो है ना वो यही है, एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड, है ना? सो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एफ ऑफ टी मस्ट बी बाउंडेड। ये चीज आप एफ ऑफ एस को देख के कैसे बताओगे? अगर मैं आपको एफ ऑफ टी दे दूं तो आप मेरे को बोल दोगे कि हाँ सर ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, आप एफ ऑफ टी को देख के बता लोगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको एफ ऑफ टी नहीं दिया गया है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एस दिया गया है और वो देख के आपको बताना है कि एफ ऑफ टी बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। अगर बाउंडेड है तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। अगर बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम का कोई मतलब नहीं है, आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ओके मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, बस इसको रखता हूं अभी। ठीक है, इसको रखता हूं। चलो अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट्स से फर्स्ट वन, है ना, फर्स्ट वन मैं आपको दे रहा हूं कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं। ठीक है, देखो एप्लीकेबल व्हेन नंबर 1 s into f of s, है ना, does not have a pole at origin. Number 2, as f of s does not have right hand poles. अब बस देखकर अभी सब समझ जाओगे मैं क्यों लिखा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज कहीं कहीं पे आप देखोगे कि ऐसा कुछ पॉइंट्स लिखा रहता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स लिखा रहता है बट एलाबोरेट नहीं किया रहता है कि क्यों इसको लिखा गया। तो स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, है ना? तो रट लेंगे तो फिर आपको पता है आगे क्या होगा, रट लेंगे तो एस एफ ऑफ एस डज नॉट हैव कंजुगेट पोल्स, है ना, ऑन जे ओमेगा एक्सिस, ऑन जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, अब चलो अब मैं सबको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सबको दिखाऊंगा, ये लिख लो। सो ये क्या लिखा मैंने, एप्लीकेबल व्हेन s इंटू एफ ऑफ एस, मतलब s इंटू एफ ऑफ एस जो है उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे पोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, राइट हैंड पोल भी नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, है ना? तो हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स पोल्स जो होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर्स में अपेयर करेंगे। अगर कोई एक सिस्टम का a प्लस आई बी अगर रूट है तो a माइनस आई बी तो उसका रूट होना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स। ठीक है, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। सो एप्लीकेबल व्हेन ये लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे आप ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि ये जो डज नॉट वाला है ना, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड। तो ये दोनों अलग है, कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा प्रोवाइडेड एस एफ एस हैज पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ, है ना, ऑफ एस प्लेन। मैं क्या बोला, अगर आप देखोगे ना, कोई किताब पढ़ोगे या इंटरनेट पे कहीं पे पढ़ोगे कोई आर्टिकल वगैरह, तो उसमें लिखा रहेगा कि आप इसमें अप्लाई करो फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रोवाइडेड s इंटू एफ ऑफ एस जो है ना, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोला मैं, निगेशन, है ना, नेगेटिव वे में बता रहा हूँ। s इंटू एफ ऑफ एस को एक पोल नहीं होना चाहिए ओरिजिन पे, मैं बताऊंगा क्या होता है ये सब, है। वो क्या नहीं होना चाहिए, पोल नहीं होना चाहिए ओरिजिन पे, राइट हैंड पोल्स नहीं होना चाहिए, और कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस नहीं होना चाहिए। तो जो लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ चुके हैं और फिर ये पढ़ रहे हैं तो उनको आइडिया होगा, जिनको नहीं है मैं बताऊंगा तो समझ लेना अच्छे से। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है प्रोवाइडेड s इंटू एफ ऑफ एस हैज पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, सो ये आप लिखो या फिर ये लिखो, दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि ये तीनों कंडीशन इंडिकेट करता है ना। अगर पोल एट ओरिजिन हुआ, राइट हैंड पोल्स हुआ, कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस हुआ, तो जो एफ ऑफ टी जो होगा ना वो बाउंडेड नहीं होगा,
है ना, इसका मतलब यही है। मैंने जो आपको डेफिनेशन में लिखाया था कि एफ ऑफ टी हैज टू बी बाउंडेड, इसका मतलब यही होता है। अगर s इंटू एफ ऑफ एस के पास एक पोल ओरिजिन पे हो गया तो आप देखोगे दैट्स ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अगर राइट हैंड पोल्स अगर आता है तो आप देखोगे दैट इज एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप देखोगे कंजुगेट पोल्स ऑन j ओमेगा एक्सिस है तो आप देखोगे इट इज ऑसिलेटरी इन नेचर, दैट इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। अप्लाई इसलिए नहीं करोगे बिकॉज फाइनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पे, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोवाइडेड s इंटू एफ ऑफ एस हैज पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होते हैं, मैं बता रहा हूं ना क्या होता है, अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होता है तो आपका जो एफ ऑफ टी होता है ना दैट विल बी बाउंडेड एंड द सिस्टम इज स्टेबल। यही तो आप पढ़ते हो कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो आप ये कंडीशन बोलो या फिर ये कंडीशन बोलो, ये कंडीशन पॉजिटिव में बोल रहा है और एक ही लाइन में मीन कर दे रहा है ना। दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस 3 लाइन्स। मैं क्या बोल रहा हूं, दिस पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस 3 लाइन्स। तो आप देखोगे कोई ये 3 लाइन लिख के समझाते हैं, कोई ये 1 लाइन लिख के समझाते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। या फिर मैंने जो बोला, क्या बोला, एफ ऑफ टी को बाउंडेड होना है, तो सबका एक ही मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग नहीं है, सबका एक ही मीनिंग है। बस जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जो अच्छे से कंट्रोल सिस्टम को फील करता है ना, तो वो समझ लेगा, वो देख के समझ लेगा अच्छा इस बारे में बात हो रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक एस प्लेन क्या होता है, एस प्लेन होता है दिस वन, ठीक है। सो पहले मैं पोल के बारे में बात करता हूँ, जीरो के बारे में बात करता हूँ और एस प्लेन के बारे में बात करता हूँ। देखो ये हमारा क्या होता है, एस प्लेन होता है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं उठाना है, बस देखते रहना, ठीक है। ये हमारा एस प्लेन होता है, ये हमारा क्या होता है, सिग्मा, दैट इज द रियल एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, जे ओमेगा, दैट मीन्स द इमेजिनरी एक्सिस, है ना। ये क्या है, आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ओके। चलो ये आपका क्या होता है, ओरिजिन, है ना। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। इस तरफ दिस पोर्शन, है ना, दिस पोर्शन, एंटायरली दिस पोर्शन, इसको आप क्या बोलते हो, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। और इसको आप क्या बोलते हो, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो ये सारा लेफ्ट हाफ हो गया, ये सारा राइट हाफ हो गया। पहला चीज आपका क्लियर हो गया अभी, ठीक है। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ एस लेट्स से मेरा s माइनस 1/s+2 है, लेट्स से, ठीक है। सो ये जो न्यूमरेटर है ना, ये हमको क्या देता है, 0 देता है। कंट्रोल सिस्टम में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, बट अभी मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, अदरवाइज हमको समझ में नहीं आएगा। सो ये जो न्यूमरेटर है ये हमको क्या देता है, 0 देता है। क्यों 0 देता है, बिकॉज हम लोग अगर s का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दिस विल बी 0, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। एंड जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 0 क्या है, 0 इज 1 एंड पोल क्या है आपका, -2। तो देखो पोल -2 मतलब -2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इधर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, -2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है इस पे आप फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इट विल गिव यू स्टेबल सिस्टम, क्लियर। तो इस तरीके का चीज आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज z+1 तो ये कितना हो जाएगा, -1। सो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं तो वही देखते हैं कि एक 0 का इफेक्ट क्या होता है, एक पोल का इफेक्ट क्या होता है। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं कंट्रोल सिस्टम में, है ना। कैसे आप एक पोल को ऐड करोगे लेफ्ट हाफ में, राइट हाफ में, तो स्टेबिलिटी कैसे चेंज होगा एक सिस्टम का। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में। तो जब आपको टाइम डोमेन और एस डोमेन का अच्छा आइडिया होता है तो फिर आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। चलो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, हाँ आपको क्या लिखा गया था, s इंटू, और यही कंडीशन नहीं है, कंडीशन बहुत सारे, कंडीशन ये भी है कि लेट्स से एस एफ ऑफ एस के पास अगर 2 पोल्स एट द ओरिजिन है तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स है तब भी आप अप्लाई नहीं करोगे। इसलिए कुछ लोग ये वाला लिखा देते हैं कि ये क्या करता है ना, सबके साथ डील कर लेता है। एस इंटू एफ ऑफ एस हैज पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर है तो आप पक्का अप्लाई कर सकते हो फाइनल वैल्यू। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसी को लिख के निपटा देते हैं, तो इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि दीज आर नॉट द ओनली कंडीशन। मैंने बोला ना, अगर 2 पोल्स होगा तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका क्या होगा, पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स, तब भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एप्लीकेबल व्हेन s इंटू एफ ऑफ एस डज नॉट हैव ए पोल एट ओरिजिन। ओके चलो, अगर मैं आपको बोलूँ, है ना, अगर मैं आपको बोलूँ लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये एक कर्व है, ठीक है, और ये क्या है आपका t है। तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हाउ मच, टी है कि नहीं। एफ ऑफ टी क्या है, टी है। सो अगर मैं बोलूँ कि एफ एस क्या हो जाएगा, है ना, अगर मैं बोलूँ कि एफ एस क्या हो जाएगा, देखो बस देखते रहो, है ना। एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/s²। क्लियर, एफ ऑफ एस क्या है, 1/s²। दैट मीन्स 2 पोल्स एट ओरिजिन,
सो एक पोल दूसरा पोल क्या है, ओरिजिन पे दो पोल्स है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पे आप t इक्वल्स टू, समझ लो अच्छे से समझ लो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। और वो ग्राफ देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जा रहे हो आपका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। सो इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से आपको f ऑफ s इक्वल्स टू 1/s² दिया गया है ना, तो आपको लेट्स से टाइम डोमेन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आपको क्या दिया गया, f ऑफ s इक्वल्स टू 1/s²। आप अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर तो तब क्या करोगे, लिमिट s टेंड्स टू व्हाट 0 s f ऑफ s, है ना, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s, क्योंकि s और s² कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/s। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इनफाइनाइट, है ना। तो इसीलिए देखो, इसीलिए आप बोले ना कि s इंटू एफ ऑफ एस पे क्या हो रहा है, एक पोलेट ओरिजिन है कि नहीं। देखो s इंटू एफ ऑफ एस के पास क्या है, एक पोलेट ओरिजिन है, एक पोलेट ओरिजिन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जब s इंटू एफ ऑफ एस के पास अगर एक ओरिजिन पे पोल होता है तब होता क्या है एग्जैक्टली, तब ये होता है कि टाइम डोमेन में जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, दैट इज अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इसीलिए आप बोले कि s इंटू एफ ऑफ एस के पास अगर एक ओरिजिन पे पोल है तो आप क्या नहीं अप्लाई करोगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज आपका आंसर देख ही रहे हो ना, क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। समझ में आया। तो इससे क्या पता चला, इसका रीजन क्या था, बिहाइंड द सीन जिसको बोलते हैं ना, बिहाइंड द सीन क्या था इसका, कि जो फंक्शन एफ ऑफ टी था ना, दैट इज अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज द रीजन एक्चुअली। अब आपको समझ में आया। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से, ठीक है, अब देखो यही सब चीज होता है ना, यही सब चीज होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से क्या दूं आपको मैं, लेट्स से मेरे पास f ऑफ s है ना, एप्लीकेबल कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। एक बार एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, अगर मैं बोलूँ आपको f ऑफ s इक्वल्स टू, है ना, s प्लस 2/s माइनस दिस वन इज लेट्स से s इंटू s प्लस 4, लेट्स से, ठीक है। ऐसा आपको कुछ दिया गया है और आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, किसका इनिशियल वैल्यू चाहिए, f ऑफ t का। दैट मींस आपको क्या चाहिए, f ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी फाइनल वैल्यू चाहिए, f ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। आपको f ऑफ s दिया गया है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ इनफाइनाइट। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, आप f ऑफ t निकालो, फिर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैं इस स्टेप को रिड्यूस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फाइनल वैल्यू थ्योरम आता है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से मैं क्या करूँगा, लिमिट, है ना, मतलब f ऑफ इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, s इंटू एफ ऑफ s दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस 2 बाय, है ना, s और s कैंसिल हो जाएगा, ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा s प्लस 4, है ना। तो s का वैल्यू आप 0 पुट करो, 0 बाय ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो मेरा इसका इनफाइनाइट फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू, है ना। तो मेरे को स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या मिल गया 1/2। आप समझ में एप्लीकेबल कैसे होता है ये, सो एप्लीकेबल वाला बता दिया, चलो ठीक है। सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना क्यों ऐसा हुआ। तो यही रीजन होता है, कभी कभी अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आप अप्लाई मत कर देना, फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, अब देखो गड़बड़ कहाँ पे करोगे आप, अगर मैं आपको बोल देता कि f ऑफ s इक्वल्स टू 1/s इंटू लेट्स से s माइनस 2 है, ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, f ऑफ s क्या है 1/s इंटू s माइनस 2 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे f ऑफ इनफाइनाइट चाहिए, है ना, समझते रहो, इतना प्यार से इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर इसके बाद अगर आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम एक टीचर के लेवल का अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर भगवान जाने कौन पढ़ा सकता है आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो f ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस, है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस, ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये s और ये s कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/s माइनस 2, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, आपको आंसर कितना मिला -1/2। बट इंटरेस्टिंगली ये गलत है ना, ये गलत है। इसीलिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि s इंटू एफ ऑफ एस जो है ना, उसका जो पोल्स है उसको लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में होना है। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा क्या है, दिस इज एस एफ ऑफ एस एंड दिस इज एस एफ ऑफ एस, ये क्या है आपका एस एफ ऑफ एस ही तो है ना। एस एफ ऑफ एस का पोल क्या है 2 है,
2 कहाँ पे लाई करेगा? अगर मैं बोलूँ ये सिग्मा है और ये जे ओमेगा है, तो 2 तो राइट हाफ में लाई कर गया ना। सो 2 जब राइट हाफ में जब लाई कर रहा है तो आपका क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका फाइनल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। आप जबरदस्ती का नहीं बोल सकते कि -1/2 इज द आंसर। और जब अगर कोई ऑप्शन देगा ना तो ऑप्शन में पक्का वो मेंशन करेगा। इसीलिए मैं बोला बहुत लोग क्या करते हैं, इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम को समझा नहीं पाते हैं, और जब समझा नहीं पाते तो देखो आप यहीं पे गलत कर दोगे। आप तो एकदम एग्जैक्टली आप लेट्स से आपने फॉर्मूला को याद कर लिया, इसको है ना, इसको याद करना तो बहुत सिंपल है। आपके पास ऐसा सिचुएशन आया, आपने पुट किया वैल्यू, आपको क्या मिल गया -1/2 और आपका आंसर गलत है ना। और इंटरेस्टिंगली ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये पक्का आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, A B C D कुछ ना कुछ आपको वो दिया रहेगा, आप उसको टिक कर दोगे एंड गड़बड़ वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ऐसा हुआ क्यों है कि नहीं, जब राइट हाफ ऑफ एस प्लेन जो है ना, देखो क्या बोला मैं, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में अगर एस एफ ऑफ एस का एक पोल है तो आप क्या नहीं अप्लाई कर सकते, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या होगा, आप सोचो, आप आइडिया तो कर सकते हो ना, इसका रीजन क्या होगा, आप मेरे को बोलो। इसका रीजन ये होगा कि एफ ऑफ टी जो है ना, वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा पक्का, है ना। अनबाउंडेड होगा तभी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं, है ना, एक बार देखते हैं कि इसका एफ ऑफ टी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो एक बार मैं क्या बोला, एफ ऑफ टी आप समझ गए ना कि इस पे आप सीधा फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई मत करना। क्यों नहीं अप्लाई करना, बिकॉज एस इंटू एफ ऑफ एस जो है उसके पास क्या है, एक पोल है, कहां पर, ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, इसलिए आप अप्लाई नहीं करोगे, है ना। तो जनरली ये तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन कभी कभी आपको दिख जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बट अगर मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो मैं करूंगा क्या पता है, पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स दे दूंगा और आपको वो पता भी नहीं है और आपको गलत कर दो। तो देखो देखते हैं अभी क्या होता है, पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स में भी क्या होता है अभी, और है ना 15-20 मिनट में लूंगा टाइम, सो आपको बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, आप कुछ भी करो, आपका नॉलेज जबरदस्त होगा, है ना। सो मैं क्या बोला कि इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज एस इंटू एफ ऑफ एस के पास क्या है, एक पोल है, कहां पे, ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, एंड राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन पे अगर पोल होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो फंक्शन एफ ऑफ टी है ना, वो अनबाउंडेड है, दैट इज अनस्टेबल, द रेस्पॉन्स इज अनस्टेबल। तो चलो देखते हैं क्या है एफ ऑफ टी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ठीक है, सो एफ ऑफ एस क्या है आपका 1/s इंटू एस माइनस 2। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहोगे ना तो ऐसे लिख सकते हो 3/2 1/s माइनस 3/2 1/s माइनस 2। एक बार चेक करो होगा कि नहीं, 3s माइनस 6 यही होगा ना, 1/s माइनस 1/s माइनस 2, so s minus 2 minus s और कैंसिल, ये कितना हो जाएगा देखो, 1/s minus 1/s minus 2 that will be equals to s minus 2 minus s by s into s minus 2, s got cancel, no this won't be the answer ना। चलो एक बार काम करते हैं, इसको हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है ना, ये हम क्या करेंगे, इसको हम लोग उससे कर लेते हैं, ठीक है। 1/s into s minus 2 that is equals to a/s plus b/s minus 2। ये मैंने क्या अप्लाई किया, ये क्या है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, आपको सिखाया गया है ना। सो मैं क्या लिखूंगा, implies that 1 equals to a s minus 2 plus b s। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि s equals to, अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, s equals to 2, तो ये 0 हो जाएगा एंड b का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/2, है ना, b कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर, अगर मैं बोलूँ कि s इक्वल्स टू 0 लूँ, है ना, s जब मैं 0 लूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू -1/2। ओके चलो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू a/s ना माइनस 1/2s प्लस 1/2s माइनस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया बस, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। ओके, अब ये चेक कर लो ना आप, इसको और इसको आप कंपेयर करो, देखो आपको सेम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 1/2। एक बार वेरीफाई कर लो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गया होगा तो, माइनस 1/s, ये क्या लिखोगे s माइनस s प्लस 2/s इंटू s माइनस 2, है ना, s इज गोस कैंसिल 2 हाँ ठीक है, करेक्ट है। मैं क्रॉस चेक किया ना, इससे मैं इसको लेकर आया तो करेक्ट है वो, मैं क्या किया क्रॉस चेक किया, ठीक है। सो आपको ये मिल जाता है -1/2s प्लस
1/2 s माइनस 2, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ t मेरा क्या हो जाएगा, f ऑफ t मेरा क्या हो जाएगा, है ना, -1/2 1/s का क्या हो जाएगा ut, है कि नहीं, प्लस 1/2 e टू द पावर 2t, है ना। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, 1/s का क्या हो जाएगा ut हो जाएगा, और 1/s माइनस 2 का क्या हो जाएगा e टू द पावर 2et। देखो f ऑफ t जो है वो क्या है, f ऑफ t जो है वो दो चीज से बना गया है, एक तो e टू द पावर 2t है, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड तो छोड़ दो, मैग्नीट्यूड क्या है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना मैग्नीट्यूड, दिस वन इज 2, ओके। मैं क्या बोला, e टू द पावर 2t, दिस इज व्हाट e टू द पावर 2t, है कि नहीं। सो एट t इक्वल्स टू 0 इसका वैल्यू कितना है, 1/2 है, सो मैग्नीट्यूड इज 1/2, ओके। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, एक स्टेप फंक्शन है, तो स्टेप फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, लेट मी यूज द डिफरेंट मार्कर, दिस वन इज व्हाट, सॉरी, है ना। अगर आप लिखोगे ut तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप ut, है कि नहीं, यही तो मैं लिख रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -1/t है ना, सॉरी ये गलत हो गया, दिस वन विल बी दिस, -1/2, ठीक है, ठीक है। शॉकिंगली क्या, इतना शॉक क्या हो रहा है, मैंने इसको प्लॉट किया दिस वन, मैंने इसको प्लॉट किया दिस वन, देखो ना आप t इक्वल टू 0 पुट करो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1/2, तो -1/2 है। अब t इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 ही होगा, तो यही तो है ना। अब देखो ये क्या है, f ऑफ t जो है वो क्या है, दिस फंक्शन, है ना, दिस फंक्शन माइनस दिस वैल्यू, है कि नहीं, दिस फंक्शन माइनस दिस वैल्यू। तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं ना, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो इससे आपको 1/2 माइनस करते रहना है ना। तो देखो 1/2 माइनस ऑफ -1/2, है कि नहीं। एट t इक्वल टू 0 आपको क्या मिलेगा, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं। अरे भाई देखो, ये हाफ e टू द पावर 2t है, उसको मैंने प्लॉट किया, ये -1/2 ut है, उसको मैंने प्लॉट किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। तो देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, इसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली ऐसे अगर ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा कुछ कर्व मिलेगा, है कि नहीं। दैट मींस ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। तो देखो जैसे जैसे ये किसका फंक्शन है, ये f ऑफ t का ग्राफ है। सो जैसे ही मेरा t इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है, f ऑफ t तो मेरा बढ़ते जा रहा है ना, f ऑफ t मेरा बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया ना, देखो इसका आपको क्यों नहीं मिला, इसका आपको इसीलिए नहीं मिला बिकॉज आपके पास क्या था, एक राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, एक पोल था, है ना। और मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो मुझे कंट्रोल का अच्छा आइडिया है। तो मैं इस क्वेश्चन को बिना देखे, मैं बस इसको देख के बोल देता कि जो f ऑफ t जो है, जो f ऑफ t जो इसका क्या होगा, f ऑफ t जो इसका करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा इन टाइम डोमेन, वो पक्का अनबाउंडेड होगा, है ना, वो पक्का अनबाउंडेड होगा। तो देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया आपके सामने, अनबाउंडेड। सो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट बनने के लिए, समझ रहे हो ना। देखो मैं बार बार हमेशा आपसे बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है। आपका नॉलेज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना याद रखते हो चीजों को, कितना अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस को, खत्म, जर्नी वहीं पे खत्म। बट ऐसा चीज जब आप समझोगे ना, तो आप रियल लाइफ में इन फ्यूचर कहीं पे भी जाओगे ना, तो आप बहुत जल्दी एडेप्ट हो पाओगे, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो देखो इतना आपको आइडिया होना चाहिए, आप खुद मैनिपुलेट कर पाओ किसी भी चीज को। अभी तो मैं बहुत सिंपल चीज करा रहा हूँ, जब मैं कंट्रोल सिस्टम में एंट्री मारूंगा तो आप देखोगे कि उसमें तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखेंगे किस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से। अब मैं चाहूँ ना तो ये जो अनस्टेबल सिस्टम है, इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, पोल्स या जीरो अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, और मैं इस सिस्टम को क्या कर सकता हूँ, स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता हूँ। तो यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो समझना है ना, कि आप एक रियल लाइफ चीज को आप क्या करते हो, एक रियल लाइफ सिचुएशन होता है ना। आप रियल लाइफ सिचुएशन को पहले मैथ्स के साथ रिलेट करते हो, उसको एक फंक्शन में डेवलप करते हो, है नहीं, कैसे काम करता है। देखो आपने क्या किया, एक सिस्टम डिजाइन किया, तो जो सिस्टम डिजाइन करोगे आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, उस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करोगे कि क्या वो बाउंडेड है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर एक इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट जो है वो एकदम इनफाइनाइट की तरह मूव कर जा रहा है, तो अनस्टेबल सिस्टम है ये। तो आपको तो स्टेबल सिस्टम चाहिए ना, तो यही सब चीज आप करते हो कंट्रोल सिस्टम में। आप समझ में आ रहा है बात, तो ऐसे हो गया। देखो इसीलिए मैं बोला, देखो s इंटू एफ ऑफ एस डज नॉट हैव राइट हैंड पोल, क्योंकि अगर राइट हैंड पोल होता है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे क्या, फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो इसीलिए एप्लीकेबल व्हेन s इंटू एफ ऑफ एस डज नॉट हैव, है ना, डज नॉट है यहाँ पे,
तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको अब समझ में आ गया, तो मैं थर्ड पॉइंट अब नहीं कराऊंगा। थर्ड पॉइंट में क्या करूंगा, कंट्रोल सिस्टम में ऑलरेडी इसके बारे में बात करूंगा, तो थर्ड पॉइंट में नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, है ना, आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मैं क्या होता है। देखो यही सब चीज़ है, यही सब चीज़ समझना पड़ता है, यही सब चीज़ स्टूडेंट क्या होता है समझते नहीं है, उनको लगता है कि यार इतना टफ है, इतना टफ है। टफ कुछ नहीं होता यार, मैं तो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ना, इतना प्यार से यार कौन समझाता है। आप देखो ना, आप देखो यूट्यूब वगैरह पे देखो, कोई फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम 1 घंटा समझाया है क्या? कोई भी नहीं समझाएगा, ऐसा है कि नहीं? बिकॉज आधे से ज़्यादा लोगों को तो आइडिया नहीं होता, बस ये याद कर लेते हैं, और उनसे बेटर जिनको आता है वो क्या करते हैं, ये भी याद कर लेते हैं, है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दीज आर नॉट द ओनली कंडीशन। कहीं पे भी अगर एफ ऑफ टी अगर अनबाउंडेड है तो उसका करस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, एंड उस कंडीशन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, है ना, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से आपके पास ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए बाय लेट्स से ए बाय एस प्लस जे ओमेगा प्लस ए बाय एस माइनस जे ओमेगा, ठीक है। इसका पता है करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में क्या होगा पता है? एक काम करता हूँ, लेट्स से अगर मैं बोलूँ दिस वन, लेट्स से मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ चलो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। एफ एस जो है ना, एफ एस जो है लेट्स से 1 बाय एस माइनस जे प्लस 1 बाय एस प्लस जे, ठीक है। अगर मैं इसका करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में लिखूँ ना तो मेरे को क्या मिलेगा पता है? ऐसा मिलेगा कुछ समथिंग लाइक दिस। ये क्या है पता है? कॉस टी। आप समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका कॉस टी, यहाँ पे 2 कॉस टी लिखो, 2 कॉस टी, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड इज 2, ठीक है। कैसे हुआ यार? अब इसको कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। मैं क्या बोला? एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो आप अकॉर्डिंगली आप ब्रेक करो तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, आपको जो भी आंसर आना है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका 2 कॉस टी यही होगा ना, एस प्लस जे 2 आ जाएगा। जस्ट वेट अ सेकंड, कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसका ये होगा कि नहीं होगा। मैं अगर बोलूँ कि कॉस टी का क्या हो जाएगा आपका? एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एस बाय एस प्लस जे इंटू एस माइनस जे, है ना। सो आप इसको क्या लिखोगे? एस प्लस जे प्लस एस ट्वाइस एस हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस एस हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है चलो ओके, ठीक है। मैं वही चेक किया, ठीक है। तो आपको ऐसा मिलेगा, है ना। सो कभी अगर मान लो कि आपको एफ ऑफ एस अगर ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अगर ऐसा भी अगर आपको दिया रहेगा तो भी आप क्या करोगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं अप्लाई करोगे? बिकॉज देखो यही तो हो रहा है ना, कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। ये आपका क्या है? जे ओमेगा एक्सिस है कि नहीं? ये आपका जे ओमेगा एक्सिस है, यही तो लिखा है ना। एस इंटू एफ ऑफ एस अगर कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस होगा तो, है ना। अगर जे ओमेगा एक्सिस अगर होगा तो भी एस इंटू एफ ऑफ एस, है कि नहीं। बिकॉज आपका इंटरेस्ट क्या होता है? आपका इंटरेस्ट ये होता है एफ ऑफ एस। अगर ये अनबाउंडेड है, अगर एफ ऑफ एस अगर अनबाउंडेड है तो आप कभी भी उसका फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो ये आपको क्या मिल गया? एक ऑसिलेटरी नेचर मिल गया। दिस इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, दिस इज नॉट कंप्लीटली स्टेबल, दिस इज नॉट कंप्लीटली अनस्टेबल, दिस इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। दिस मतलब ये क्रिटिकल लिमिट पे है ना, जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अगर मैं बोलता कि ऐसा है मेरा लेट्स से, है ना, अगर मैं बोलता कि पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स है ना, एक पॉइंट पे 2 कंजुगेट पोल्स, यहाँ पे 2 कंजुगेट पोल्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लेट्स से 1 बाय एस माइनस जे स्क्वायर है प्लस 1 बाय एस प्लस जे स्क्वायर है लेट्स से, ठीक है। तो इसका पता है करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में क्या होगा? इसका आपको करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में मिलेगा समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये बढ़ता जाएगा, हाँ। इसको क्या बोलते हैं आपका? इंक्रीजिंग साइनोसॉइडल, है ना। तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो मुझे मिलेगा 2t cos t, है ना। 2t cos t आप करो, आपको मिल जाएगा। देखो आप 2t cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, है ना, आपको ये मिल जाएगा। ये आपको निकालना आता है। cos t का क्या हो जाएगा? s बाय एस स्क्वायर प्लस 1, फिर t से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी यूज करो, मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n। क्या करते हो? -1 टू द पावर 1
डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, जो इसका डेरिवेटिव होगा। तो आप ऐसे निकालो, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो देखो जब पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स होता है, इन दैट केस भी एफ ऑफ टी जो होता है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ टी है, ये भी आपका क्या है, एफ ऑफ टी है ना, और ये आपका क्या है, जे ओमेगा एक्सिस है। तो देखो जे ओमेगा एक्सिस पे जब पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स, पहले केस में क्या था, एक और एक था, तब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल था। जब आपने 2 और 2 कर दिया तो आपका सिस्टम तो एकदम अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया। तो देख रहे हो ना किस तरीके से पोल वगैरह कैसे एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, है ना। तो यही सब चीज होता है। अगर मैं आपको एफ ऑफ एस अगर कुछ ऐसा फॉर्म में देता, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो इन दैट केस भी आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज एफ ऑफ टी जो है वो क्या है, अनबाउंडेड है। तो इतना कुछ जो मैंने समझाया, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी अगर एफ ऑफ टी अगर क्या हुआ, अनबाउंडेड हुआ, तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे। एंड अगर आपको एस डोमेन में, अगर आपको एस डोमेन में अगर कोई एक फंक्शन दिया गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसके पोल्स है, जो आपको एफ ऑफ एस दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ एस के जो पोल्स है ना, उसको लेफ्ट हैंड ऑफ द एस प्लेन होना पड़ेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन होना पड़ेगा, तब जाके आप आंख बंद करके आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। तो ये सब मैंने दिखा दिया, देखा ना, पहला केस में मैंने आपको ये वाला दिखा दिया था, अगर पोल एट ओरिजिन होने से क्या दिक्कत आ रहा था, लीनियरली इंक्रीजिंग था। अगर आपने देखा कि राइट हैंड पोल होने से क्या होता है, आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है ना। और कंजुगेट पोल्स होने से देखो ये सब रीजन है ना, कंजुगेट पोल्स होने से, फिर आपका पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स होने से, दीज आर द रीजंस, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करने से पहले कुछ लोग इसको मेंशन कर देते हैं कि आप ऐसे कंडीशन में अप्लाई मत करना, आपका गलत हो जाएगा, या फिर आप इस कंडीशन को चेक करो। सो दिस इज द सेफ थिंग। अगर ऐसा रहा एस एफ ऑफ एस के पास अगर पोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन रहा, तो पक्का फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, फिर इस सेशन को खत्म करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से ये इसी को बोलते हैं कंसेप्ट, देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से, तो इतना कुछ तो फिर आपके लिए सीखना एक ड्रीम जैसा होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। अदरवाइज याद करना, इसको याद करना कौन सा बड़ा बात है यार, मतलब 99% लोग इसको याद कर लेते हैं कि ऐसा होने से ऐसे अप्लाई करना है। तो उनको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और उनको समझ में आता नहीं और सीधा बोल देते हैं कि इंजीनियरिंग इज बोरिंग, है ना। उनको समझ में आता नहीं और सीधा क्लेम करते हैं इंजीनियरिंग इज बोरिंग। तो फिर ऐसे तो नहीं होगा ना, आप समझने का कोशिश नहीं करोगे, फिर बोलोगे इंजीनियरिंग इज बोरिंग। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से, है ना, अगर मैं बोलूँ आपको लेट्स से एफ ऑफ एस आपके पास दिया गया, लेट्स से सम कांस्टेंट के बाय एस प्लस 2 ना एस स्क्वायर प्लस 5, आपको अगर ऐसा दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, सम कांस्टेंट बाय एस प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्या आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ इनफाइनाइट का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हैं, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस एफ ऑफ एस, सॉरी एस टेंस टू 0 एस एफ ऑफ एस, है ना। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू के बाय एस प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 5। लेट्स से मैं यहाँ पे और एक एस ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, तो क्या आएगा, के बाय 0, ये 0, 5 इंटू 10। तो आपको एक वैल्यू मिल गया, बट दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग इसीलिए होगा क्योंकि देखो एस स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, एस प्लस J5 J√5 और एस माइनस J√5। सो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कंजुगेट पोल्स ऑन वेयर, कंजुगेट पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, है ना। तो ऐसे केस में भी आप क्या हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे। बताया था ना आपको, इसमें क्या होता है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है कि नहीं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करोगे, क्लियर। तो यही सब बेसिक कंसेप्ट होता है, आपको जो देखना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो चांसेस आर हाई कि फाइनल वैल्यू थ्योरम पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं, है ना। तो आपको वही देखना है, मतलब आप देखो जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे जब एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा t = 0, है ना, एक फाइनाइट वैल्यू। आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे कब करोगे, जब एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा एक फाइनाइट वैल्यू के साथ में t = इनफाइनाइट पे, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट पे उसका एक वैल्यू फाइनाइट होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई करोगे,
है कि नहीं। और अनबाउंडेड दैट मींस इनफाइनाइट वैल्यू कब होता है एफ ऑफ टी का, जब एफ ऑफ एस में ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं। इन दैट केस क्या होता है, जो एफ ऑफ टी होता है वो अनबाउंडेड होता है और आप क्या नहीं अप्लाई कर सकते, फाइनल वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। सो यही सब आपका बेसिक कंसेप्ट है, तो यही देखना होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर एस नहीं भी होता है ना, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू दिस बाई दिस, तो आप एस को 0 पुट करते तो आपका आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। वो भी गलत है क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस पे आपका 2 कंजुगेट पोल्स है, ठीक है। सो यही सब कंसेप्ट है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम का। तो मैंने ट्राई किया कि पूरा टाइम लिया और बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया, है ना, बहुत अच्छे से आपको समझाया, प्यार से समझाया, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा इसमें। सो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म होता है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म होता है। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किस टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।